बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं 711 की दरख्वास्त क्या होती है। सिविल कोर्ट के अंदर अक्सर आपने अगर सिविल प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व किया हो तो कहते हैं 711 दे दो सिविल केस के अंदर। 711 बेसिक टॉपिक है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये 711 के साथ 710 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 का मतलब है ऑर्डर 7 और 11 का मतलब है रूल 11। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं 710, ऑर्डर 7 रूल 10। ये कहता है, रूल 10 कहता है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट, जब हम कोई दावा दायर करते हैं किसी कोर्ट के अंदर, जनाब हमने दावा भी दायर ही किया है, प्लेंट उधर पेश ही किया अदालत में, तो फौरी तौर पर अदालत जो है वो रिटर्न कर देती है, लौटा देती है हमें। ये लें जी ओरिजिनल जो है प्लेंट ही हमारी हमें वापस कर दे, दावा ही वापस कर दे, लो चले जाओ। तो ये किस सूरत में होता है? ये इसकी सूरत ये बनती है कि जब कोई प्लेंट, कोई दावा कोर्ट को उसका इख्तियार समात ना हो, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ना बनती हो, कोर्ट फिर वापस कर देती है। मसलन कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। केस था जनाब आपका लाहौर का, लाहौर के अंदर वो मैटर है, आप जाके मुल्तान में फ़ाइल कर देते हैं सिविल कोर्ट में कि जनाब ये लाहौर समनाबाद के अंदर ये हमारा मैटर है, तो आप इसको डील करें। तो वहाँ का सिविल जज, वहाँ की सिविल कोर्ट वो कहेगी नहीं, मेरी तो ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, कि वो फ़लाँ जज सब सुनेंगे जो लाहौर के अंदर हैं, जो उस इलाके के स्पेसिफिक कोर्ट्स हैं, उधर जाके फ़ाइल करें। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ना बने तो फिर क्या किया जाता है? प्लेंट रिटर्न कर दी जाती है, लौटा दी जाती है। असली वाली वो कागज़ की बनी हुई जो प्लेंट है वो ये लो जनाब, पकड़ लो, जाओ। दूसरा, अगर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती, मसलन अदालत सिविल कोर्ट जो है, आप उधर पहुँचे, आपने दावा दायर किया, तो सिविल कोर्ट के पास इख्तियार था, मिसाल के तौर पर जिस कोर्ट में आपने दायर किया वो कहते हैं जनाब मेरे पास इख्तियार है कि मैं तो 50 लाख तक सुन सकता हूँ, मेरी तो ज्यूरिसडिक्शन 80 लाख है, 1 करोड़ है। आपने दावा दायर किया हुआ है 10 करोड़ का, यानी उसकी जितनी हद थी, लिमिट थी कि आप इतनी मालियत का दावा सुन सकते, उससे ज़्यादा था, तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन उसकी नहीं बनती कि वो सुन सके। फिर भी क्या करेगा वो? 710 में, ऑर्डर 7 रूल 10 में वो रिटर्न कर देगा, प्लेंट वापस कर देगा। प्लेंट के ऊपर नॉर्मली लिखा जाता है कब दायर हुई, डेट और उसकी कब ये रिटर्न हो रही है, इस किस्म का ऑर्डर लिख के रिटर्न कर दी जाती। रिटर्न मतलब ये ओरिजिनल वो पकड़ के वापस कर दी जाती है प्लेंट ही थोड़ा सा उस पर लिख के। अब ये बंदा जिसने फ़ाइल की थी वो लेगा और जाके फिर अप्रोप्रिएट फोरम पर जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है उधर जाके यही चीज़ फाइल करेगा, यही प्लेंट उधर दायर करेगा। ये दायर करता है तो इसमें अमेंड नहीं कर सकता, वही चीज़ इसको जाके तो उधर दायर करना पड़ेगी। बाद दफ़ा हम दावा वापस खुद लेते हैं, हम कहते हैं जनाब हमारा अब दावा वापस लेना, विदड्रॉ करना केस को, उसका मतलब ये नहीं होता मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ, जज साहब कहते हैं जी ठीक है कर लें, बंदा के ले आओ, यानी उस अदालत को बंदा कह दे पकड़ा दो मुझे फ़ाइल, तो ओरिजिनल फ़ाइल उठा के चल पड़ेगा वापस। दावा वापस लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो फ़ाइल उठा के वापस ले जानी है घर में, नहीं, वापस लेने का मतलब होता है हम विदड्रॉ करते हैं तो कोर्ट फिर ऑर्डर कर देती है कि जी ये दावा वापस लेते हैं, तो लेकिन फ़ाइल जज साहब के पास कोर्ट में ही रहती है और उसको जनाब वो दाखिल दफ्तर कर देते हैं, अपनी ऑफिस में रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं जज साहब। ये है वापस लेना, विदड्रॉ करना। लेकिन रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है उसमें वो आपको प्लेंट ही वापस कर देते हैं, ये लो जनाब जाके और कहीं फाइल कर दो जहाँ ज्यूरिसडिक्शन बनती है। इसी तरह अपील जो है वो भी रिटर्न हो सकती है कि अप्रोप्रिएट फोरम पे नहीं थी, मालियत जनाब इतनी हम नहीं सुन सकते, रिटर्न हो सकती है। फिर 711 क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है जो बहुत फेमस है, वकला में तो बहुत ही ज़्यादा इसको पजीर आई है ना, 711 दे दो जनाब। 711 कब देते हैं? यह है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट।
कि प्लेंट किसी बंदे की रिजेक्ट कर दी जाए, बजाय इसके कि जनाब लंबा प्रोसेस अडॉप्ट करें, इसकी प्लेंट तो फ़ौरन रिजेक्ट करने के काबिल है। और फ़ौरन प्लेंट कैसे रिजेक्ट हो जाती है? फ़ौरन 4 सूरतों में प्लेंट रिजेक्ट होती है। नंबर 1, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखी हुई, बिना दावा, कहते हैं कि यार आप ये किस बिना पर बात कर रहे हैं, उसकी बेसिस क्या है, वजह क्या है। तो इसी तरह बिनाए दावा, किस बिना पर बात कर रहे हो, बिनाए दावा, इंग्लिश में इसे कहते हैं काज ऑफ एक्शन। उसके अंदर लिखा नहीं है अगर दावे के अंदर कि काज ऑफ एक्शन क्या है, दावा करने की बिना क्या है, वजह क्या है, किन बेसिस पर दावा कर रहे हैं, क्यों दावा कर, वो एंड पे लिखा जाता है एक पैराग्राफ कि इस वजह से दावा कर रहा हूँ, किसने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिए मुझे पैसे मेरे वापस करने, ये फलान डेट को। तो ये जब काज ऑफ एक्शन ने किसी दावे में लिखी, उसको, उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जब दावा दायर करें ना, उस वैल्यू ऑफ सूट लिखी जाती है कि जनाब कोर्ट फीस के पर्पज़ के लिए इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो इतनी है। तो वो मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है जिसकी बाबत आपने सूट फाइल किया, आप लिखते हैं, चालाक बनते हैं, कोर्ट फीस कम करने के लिए, थोड़ी लगाने के लिए, आप कहते हैं मेरी तो प्रॉपर्टी 50,000 की है। तो कोर्ट ये ऑब्जर्व कर लेती है, कोर्ट को पता चल जाता है कि अंडर वैल्यू है सूट, इन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यूएशन की है, वो ठीक नहीं है, कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 3, अगर जो भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप दावा कर रहे हैं, जिसके बारे में दावा कर रहे हैं, उस दावे के ऊपर कोर्ट फीस लगना था, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगाना भी ज़रूरी होता है। अब कोर्ट फीस जब लगना है तो आपने वो डेफिशिएंसी है कोर्ट फीस की, आपने कम लगाया है, जितना बनता था उतना नहीं लगाया, कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब कोर्ट फीस कितना लगता है? किसी जो जितनी मालियत हो दावे की, उसका आपने जनाब सपोज 1 लाख रुपए, तो उस पर कितनी कोर्ट फीस लगेगी? ये रूल याद रख लें, 7.5%, 7.5%। 1 लाख रुपए तो कितनी कोर्ट फीस लगेगी? 7,500 रुपया लगेगी। तो इस 7.5% लगनी है बस, लाख पे 7,500 रुपया। अगर सपोज 2 लाख रुपया मालियत उसकी दावे की, तो फिर जनाब 15,000, और 15,000 मैक्सिमम है, फिर अब 3 लाख हो, 5 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ये रहेगी 15,000। कोर्ट फीस 15,000 से ज़्यादा नहीं होती। अगर कभी आपको कोई कहता है, वकील साहब कहते हैं कि जनाब 40,000 कोर्ट फीस जमा होगी, तो समझाएं, ये आप बताएं कि मैक्सिमम कोर्ट फीस जो है 15,000 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। एनीहो, तो कोर्ट फीस 7.5% होती है, लेकिन जब ये 15,000 तक कोर्ट फीस पहुंच जाए तो इससे आगे जा नहीं सकती, ये असूल है। कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी हो तो कोर्ट क्या कर सकती है, अदालत क्या कर सकती है, वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपका दावा बार्ड बाय लॉ है, कानून मना करता है कि आप ये दावा नहीं कर सकते, तो फिर भी कोर्ट आपकी जो प्लेंट, आपका दावा है, वो रिजेक्ट कर सकती है। अब रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि आपकी प्लेंट किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट अपनी मर्जी से, अपनी पावर्स इख्तियार करते हुए 7-11 में वो आपका दावा जो है, आपकी प्लेंट जो है, उसको रिजेक्ट कर देगी। दूसरा, अपोनेंट पार्टी, दूसरी पार्टी वो दरख्वास्त दे दे 7-11 के तहत कि ये डेफिशिएंसी इन 4 में से इसकी काज ऑफ एक्शन नहीं थी, इसने अंडर वैल्यू था इसका सूट, इसने कोर्ट फीस पूरी नहीं लगाई, तो इसका जो दावा है वो बार्ड बाय लॉ है। इन 4 में से एक हो तो 7-11 की एप्लीकेशन दे के रिजेक्ट करवाई जा सकती है प्लेंट को। प्लेंट रिजेक्ट होती है कि ये डेफिशिएंसी है, तो रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेंट पकड़ के आपको वापस करते हैं। रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्डर करते हैं, रिजेक्ट करके फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं। जब प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो तो फिर इसका हमारे पास फोरम होता है, वो जो डेफिशिएंसी है वो हम ख़त्म करके तो वो दोबारा हम फाइल कर सकते हैं। रूल 13 हमें ये रेमेडी प्रोवाइड करता है। रूल 13 कहता है कि आप डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को दूर करें, दोबारा आप प्लेंट फाइल कर सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिसमिसल ऑफ सूट, अगर सूट हमारा डिसमिस हो जाए तो फिर आपने पढ़ा था सेक्शन 12 का बार होता है CPC का कि दोबारा नया दावा नहीं कर सकते, कि आपका दावा डिसमिस हो गया। तो अगर रिजेक्ट हो आपकी प्लेंट तो फिर आप डेफिशिएंसी दूर करके दोबारा फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 बताता है
कि बार्ड बाई लॉ क्या होता है। सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा दावा सिविल कोर्ट के अंदर आप दायर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फैमिली केस है, फैमिली दावा है, आप जाके सिविल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। रेवेन्यू का मैटर है, आप जाके रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल करना था, आप जाके सिविल कोर्ट में कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 9 हमें एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से बार्ड बाई लॉ हैं, आप फाइल नहीं कर सकते। तो ये है कैसे आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये एपलेट फोरम में जाके उधर भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो उम्मीद है आपने 7-11 के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किन किन सूरतों में होती है और रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।